हेलो, वेलकम टू साकेत आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हमारे आरबीआई चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस पर कर लेते हैं। यहाँ पर आरबीआई का फंक्शंस और आरबीआई द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट दो वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और आरबीआई काम कैसे करता है, क्या क्या काम करता है, इसके बारे में पूरा बता दिया है। दोनों वीडियो पढ़िएगा और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेट लेकर आएंगे अलग से। और यहाँ पर हम आपको कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस बता रहे हैं और अलग से प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे। अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि चैप्टर को पढ़ने और वीडियो देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस में कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है और वो चैप्टर कितना और कहाँ और आपको पढ़ना चाहिए। तो अलग से आपको अपनी प्रॉब्लम फोकस कर पाएंगे आप। और आरबीआई से क्वेश्चन के जो 10 क्वेश्चन की पीपीटी हमने यहाँ तैयार की है, उनमें से पहला जो पीपीटी है पार्ट 1 के रूप में आपके सामने ये है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो पढ़ा होगा, सुना होगा तो तुरंत इसका आंसर बता देंगे। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें उच्चतम यानी कि शीर्ष बैंक या सेंट्रल बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसको बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में कहते हैं और आरबीआई को भी देश का केंद्रीय बैंक कहते हैं। इनमें आपको परेशान नहीं होना है, ये केवल नाम का केंद्रीय बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का एक कॉमर्शियल बैंक है, जबकि आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। तो सबसे ऊपर नोडल एजेंसी है बैंक की, इसलिए इसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं आरबीआई को। चौथा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पूछा है उच्चतम बैंक। उच्चतम बैंक मतलब शीर्ष बैंक, सबसे बड़ा बैंक। तो सबसे बड़े बैंक का मतलब ये नहीं है, जैसे अब इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इन्हीं ऑप्शन के साथ आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है तो वो एसबीआई हो जाता, ठीक है। लेकिन पूछा है कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है बैंकिंग सिस्टम का, तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई देश का शीर्षतम बैंक है क्योंकि यह बैंकों का भी बैंक है, यह सरकार का भी बैंक है। तो जो बैंकों को भी बैंकिंग सुविधाएं दे, जो सरकार को भी बैंकिंग सुविधाएं दे, वो सबसे बड़ा बैंक होगा। और ये भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए आरबीआई देश के बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊंची रैंक पर आता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आरबीआई की स्थापना 1934 के एक एक्ट से हुई थी और ये जो एक्ट था ये हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था संसद में। तो 1934 के एक्ट के बाद जनवरी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तो आंसर होगा वर्ष 1935, यानी कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत सिंपल सा फैक्ट का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। आगे और क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, सेकंड पार्ट में इसके और टफ क्वेश्चन आएंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वीडियो में आपने देखा कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी 1937 में, तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तब इसका हेडक्वार्टर वहां पर कलकत्ता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके कहां शिफ्ट हो गया? इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में। तो वर्तमान में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मुंबई में स्थित है। इसलिए आंसर होगा सी। मुंबई में और क्या क्या है? मुंबई को हमारे देश की आर्थिक नगरी कहा जाता है। मुंबई को देश की आर्थिक नगरी क्यों कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान और जो कि मौजूद हैं हमारे मुंबई में, और इसके अलावा कौन से वे कारण हैं जिनकी वजह से मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जैसे कि शंघाई को चाइना की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप कथन पर विचार करने के बाद इनमें से कौन कौन से कथन सही है चुनाव कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आईएएस पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, ठीक है। तो इनमें हो सकता है तीनों पॉइंट सही हो, या हो सकता है एक सही हो, दो सही हो, या तीनों गलत हो। बहुत ध्यान से इसको समझना होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। वीडियो में आपने देखा, मैंने गवर्नर की नियुक्ति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये आपको आरबीआई के द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट वीडियो में मिल जाएगा, कैसे आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और गवर्नर की नियुक्ति में सरकार की क्या भूमिका होती है, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया उसमें। तो केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ये पॉइंट पूछा है, सही है कि गलत है। दूसरा है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। तीसरा है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार या पावर अधिनियम से प्राप्त करता है। ठीक है, आप देखिएगा, पहला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति में पीएमओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और पीएमओ के रजामंदी से ही इसको गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्र सरकार की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, ये गलत है, क्योंकि संविधान में कहीं भी आरबीआई का कोई जिक्र नहीं किया गया। आरबीआई कैसे काम करेगा, आरबीआई के नियम क्या होंगे, गवर्नर के राइट्स क्या होंगे, ये सारी बातें जो हैं वो आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से बनाई गई हैं। संविधान में आरबीआई का कहीं कोई जिक्र, कोई वर्णन नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो है ये गलत है। तीसरा है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार या पावर अधिनियम से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। अधिनियम कौन सा है? 1934 का जो एक्ट है, इससे पावर मिलती है आरबीआई गवर्नर को। तो पहला और तीसरा सही है, आंसर इज सी, 1 और 3 सही है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा वीडियो में आपको एज इट इज मिलेगा। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन वो हैं जो आगे आएंगे भी और आ भी चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। आरबीआई के वो कौन गवर्नर है, कौन से गवर्नर हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी रह चुके हैं? ऑप्शन ए एच.एम. पटेल, ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी सचिन चौधरी। ठीक है, तो आंसर होगा सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जो कि बाद में वित्त मंत्री भी रहे। और इनके साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है कि यह आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं, यानी कि यह पहले ऐसे गवर्नर हैं जो कि आरबीआई के जो भारतीय थे। इनके अलावा और क्या है इनके साथ, इनकी नियुक्ति किसने की थी? इनकी नियुक्ति की थी जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सी.डी. देशमुख की नियुक्ति की थी। तो ये ऐसे आरबीआई गवर्नर जो कि वित्त मंत्री पद पर भी रह चुके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? ये 4 नाम हैं आपके, इनमें से 3 ऐसे हैं जो कभी ना कभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन कोई एक नाम ऐसा है जो कभी भी आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी बिमल जालान, सी रंगराजन और डी राजा जे चलैया। तो राइट आंसर इज राजा जे चलैया। राजा जे चलैया आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे, इन्हें बैंकिंग सुधार के लिए अपॉइंट किया गया था और ये गवर्नर नहीं रहे। बाकी तीनों अलग अलग समय पर आरबीआई को गवर्न कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च है, किंतु आरबीआई के लिए वित्त वर्ष क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का जो वित्त वर्ष है, जिसमें कि बजट बनाए जाते हैं, जिसमें कि सारे डेटा शीट तैयार किए जाते हैं, जैसे विदेश व्यापार के हिसाब किताब हो, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा ब्यौरा हो, ये सभी क्या होते हैं? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के होते हैं, इंक्लूडेड बैंकिंग फाइनेंस ईयर, यानी कि बैंक का जो फाइनेंस ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बैंक का क्लोजिंग डे होता है। लेकिन आरबीआई का वित्त वर्ष यह नहीं है, आरबीआई का वित्त वर्ष अप्रैल मार्च नहीं है। तो क्या है पूछा है? ए जनवरी टू दिसंबर, बी अप्रैल टू मार्च, सी अक्टूबर टू सितंबर एंड डी जुलाई टू जून। तो राइट आंसर इज जुलाई टू जून, यानी कि आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 31 जून को समाप्त हो जाता है, जबकि बैंकों का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है। इसको एक चीज और बता दें, ये जो जुलाई से जून का जो हमारा आरबीआई वर्ष है, यही भारत का कृषि वर्ष भी है। ठीक है, यही भारत का कृषि वर्ष या एग्रीकल्चर ईयर है, जिसे आरबीआई भी फॉलो करता है। इसको नोट कीजिएगा, आगे काम आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्न में से आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। तो आरबीआई ये जो नोट जारी करता है इसमें कौन से पद्धति का इस्तेमाल करता है, यानी कि कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करके आरबीआई नोट छापता है? ऑप्शन ए आनुपातिक कोष प्रणाली, ऑप्शन बी न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन सी निश्चित विश्व शर्षित या कि फिड्यूशियरी पद्धति, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बिल्कुल साफ है, न्यूनतम निधि प्रणाली या न्यूनतम कोष पद्धति। न्यूनतम कोष पद्धति का मतलब क्या है कि आरबीआई को नोट छापने के लिए कम से कम एक नियमित, एक न्यूनतम मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार अपने पास हर समय रखना जरूरी है। और वर्तमान में ये न्यूनतम भंडार जो है 200 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्राएं हैं। 200 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्राएं एवं संपत्ति, विदेशी मुद्रा प्लस संपत्ति आरबीआई को अपने पास रखनी होगी, तभी आरबीआई नई करेंसी छाप सकता है। और इस 200 करोड़ में से शर्त यह है कि 115 करोड़ रुपए के बराबर गोल्ड होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आरबीआई को नई करेंसी चाहिए तो कम से कम 115 करोड़ रुपए के बराबर सोना और 85 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्राएं, जिनमें कि डॉलर हो सकता है, जिनमें यूरो हो सकता है, जिनमें येन हो सकता है, जिनमें पाउंड स्टर्लिंग और अन्य महत्वपूर्ण मुद्राएं हो सकती हैं। आरबीआई कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा का भंडार अपने पास रखे तो आरबीआई नई करेंसी छाप सकता है। और इसी न्यूनतम भंडार को कहा जाता है न्यूनतम कोष पद्धति। और यह न्यूनतम कोष पद्धति भारत में 1957 में इस्तेमाल किया गया, 1957 में इस्तेमाल किया गया। 1956 तक भारत में आनुपातिक कोष प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। आनुपातिक कोष प्रणाली में क्या होता है कि जितनी मात्रा में आपको मुद्रा छापनी है उसके मूल्य के बराबर विदेशी मुद्राएं अपने पास रखनी पड़ती थी। जैसे सपोज दैट भारत को अगर 10,000 करोड़ के बराबर मुद्रा छापनी है तो पहले आरबीआई को 10,000 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा का भंडार अपने पास रखना होगा, तभी वह छाप सकता था। बड़ा ही कठिन था इस आनुपातिक कोष पद्धति में नई करेंसी को छापना। बाद में इसको सरल करते हुए 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई कि कम से कम 200 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर अगर विदेशी मुद्रा है आरबीआई के पास तो आरबीआई नई करेंसी छाप सकता है। हालांकि आरबीआई द्वारा छापी गई प्रत्येक करेंसी, प्रत्येक नोट के मूल्य के बराबर गारंटी भारत सरकार के पास होना चाहिए और वह गारंटी विदेशी मुद्राओं के अलावा अन्य मुद्राओं में, भारत सरकार की संपत्ति में, गोल्ड में या सरकारी बॉन्ड के रूप में रखी जा सकती है, क्योंकि आरबीआई प्रत्येक नोट धारक को नोट का मूल्य अदा करने का वचन देता है। तो आरबीआई के नोट छापने का सिद्धांत आप पढ़िएगा। और भारत की जो इंडियन करेंसी की पूरी एक जर्नी है उस पर एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय करेंसी, भारतीय जो नोट है वो कहां से शुरू हुआ, रुपए की अवधारणा कहां से आई और कैसे भारतीय रुपया आज इस रूप में हमारे सामने आया, कैसे रूप बदलते गए भारतीय रुपए के। जर्नी ऑफ इंडियन रुपीज के नाम से बहुत जल्दी ये वीडियो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? विदेशी वाणिज्यिक उधारी क्या होती है? विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यानी कि ईसीबीज जो होते हैं हमारे, ये ईसीबीज ऐसी विदेशी उधारियां होती हैं जो कॉमर्शियल सेक्टर में बॉन्ड के जरिए से उठाई जाती हैं। यानी कि जो औद्योगिक बॉन्ड होते हैं उनको जारी करके अंतरराष्ट्रीय बाजार से जब पैसे उधार लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधारियां या विदेशी वाणिज्यिक उधारियां। ये विदेशी वाणिज्यिक उधारियों को कौन नियमित करता है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी आरबीआई। राइट आंसर इज आरबीआई। क्यों, समझिए इसको। देखिए आरबीआई जो है वो केवल बाह्य वाणिज्यिक उधारियां ही नहीं, हर प्रकार की, यानी कि हमारे देश से जो भी मुद्राएं देश से बाहर जा रही हैं और जो मुद्राएं देश के अंदर आ रही हैं, इन सब का नियमन आरबीआई करता है। इनमें क्या क्या आ जाता है? इनमें भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आने वाली सारे आउटफ्लो और इनफ्लो आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन का मतलब है एक वर्ष में कितनी मुद्राएं देश में आ रही हैं, कितनी मुद्राएं देश से जा रही हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, आयात निर्यात के माध्यम से हो, चाहे वो विदेशी निवेश के माध्यम से हो,
चाहे वे किसी भी रूप में हो, इंक्लूडेड सरकार एवं प्राइवेट सेक्टर। देश की सीमाओं से बाहर मुद्रा गई और देश की सीमाओं के अंदर मुद्रा आई तो वो क्या होगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा होगा। और भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। तो उसमें अपने आप ही आपके विदेशी वाणिज्यिक उधारियां तो आ ही जाएंगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो भी ऋण लिए जाते हैं, चाहे वो घरेलू स्तर पर या बाहरी स्तर पर, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का यानी कि लोक ऋणों का या पब्लिक डेट का जो प्रबंधन है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो भारत के विदेशी वाणिज्यिक उधारियों का जो नियमन है, जो प्रबंधन है, वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आरबीआई की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, अगला क्वेश्चन। इसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में हम तुरंत आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, सेट लेके आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी कि आरबीआई के जो तमाम फंक्शंस हैं जो कि आपने पढ़े होंगे वीडियो में, उनमें से इनमें से कौन सा एक है जो आरबीआई नहीं करता? ठीक है, तो करेंसी का नियमन बिल्कुल करता है, यानी कि आरबीआई करेंसी की छपाई और करेंसी के नियमन, उसकी जो फ्लो है उस पर भी मैनेज करता है। लेकिन एक रुपए का नोट छोड़ करके सभी प्रकार के नोट आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। इनके लिए भारत में 4 हमारी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं और सभी प्रकार के सिक्कों की ढलाई सरकार की निगरानी में होती है। तो सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई से संबंधित जो नियम है उनको फॉलो करते हुए जब ये छाप लिए जाते हैं, नए करेंसी नोट छाप लिए जाते हैं और सिक्के ढाल लिए जाते हैं, तो इन्हें फिर मार्केट में कैसे फ्लो किया जाए, मैंने आपको बताया था कि कैसे आरबीआई का यह पैसा बैंकों तक पहुंचता है और कैसे बैंक से हमारी और आपकी जेब तक पहुंचता है। तो इसमें जो पूरा मनी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ये पूरा आरबीआई उठाता है। यानी कि चाहे वो 1 रुपए का नोट हो, सभी प्रकार के सिक्के हो, चाहे सभी प्रकार के नोट हो, इन सभी को मार्केट में मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, आरबीआई की होती है। तो करेंसी का नियमन आरबीआई करता है, बिल्कुल सही है। विदेश व्यापार का नियमन ये आरबीआई नहीं करता। विदेश व्यापार का नियमन करना विदेश मंत्रालय, विदेश व्यापार का नियमन करना उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ये आरबीआई नहीं करता। साख का नियमन करता है। साख का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट। यहाँ पर एक चीज समझ लें, एक होता है क्रेडिट कंट्रोल करना, एक होता है क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि बाजार में मनी फ्लो कम और ज्यादा करना, और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है लोगों को उधारियां देना, लोगों को कर्ज देना। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम कॉमर्शियल बैंक करते हैं और क्रेडिट कंट्रोलिंग का काम आरबीआई करता है। यहाँ नियमन का मतलब कंट्रोल करना है, प्रबंधन, मैनेज करना, ये भी आरबीआई करता है। देश के विदेशी विनिमय फंड की देखरेख एवं प्रबंधन करना, ये तो आरबीआई करता ही है, क्योंकि जो विदेशी विनिमय फंड है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारे विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं, ये फॉरेक्स रिजर्व, भारत के फॉरेक्स रिजर्व किसके पास होते हैं, सारे फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं हमारे वो आरबीआई के पास होते हैं। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख और प्रबंधन भी करता है, आरबीआई साख का नियमन भी करता है, आरबीआई करेंसी का नियमन भी करता है, लेकिन आरबीआई विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेट के थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। सेट 2 इसमें अभी आ रहा है, उसके क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाते हैं। हम जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट या जो लेक्चर वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, ये केवल 1 या 2 एग्जाम को फोकस करके नहीं दे रहे हैं। जितने भी वनडे एग्जाम हैं, आप जितने भी एग्जाम दोगे, हालांकि फोकस इसका यूपीएससी पर है, लेकिन अदर एग्जाम तो अपने आप ही आ जाते हैं। आप जानते हैं यूपीएससी इतना डेप्थ में स्टडी कराता है कि बाकी क्वेश्चन तो एग्जाम तो अपने आप कवर कर लेते हैं। तो इसमें आईएएस तो कवर होगा ही आपका, पीसीएस और पीसीएस स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब आप इसमें कवर करोगे। ठीक है, इसके अलावा आरओ, एआरओ और जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे वे सब इसमें आपको मिलेंगे। आप बस इसको पढ़िए और प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। मैंने देखा आप लोग प्रैक्टिस सेट बहुत कम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से डरिए मत, इससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आप इनको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये आपका था प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट में हमने आरबीआई का फर्स्ट सेट किया है, सेकंड सेट बस आने ही वाला है, उस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।